हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको गुप्त साम्राज्य का गठन और उसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का गठन और विस्तार भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। इस साम्राज्य ने उत्तर भारत में कुषाणों के पतन के बाद एक विशाल राजनीतिक एकता स्थापित की। गुप्त साम्राज्य का गठन। गुप्त वंश की शुरुआत एक छोटे से क्षेत्रीय राज्य के रूप में हुई थी, जो संभवतः आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास केंद्रित थी। फिर श्रीगुप्त लगभग 240 से 280 ईसा पूर्व, इन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, जिससे पता चलता है कि वे शुरुआत में किसी बड़े राजा, संभवतः कुषाणों के अधीन एक सामंत थे। फिर आए घटोत्कच। ये 280 से 319 ईस्वी तक इनका शासन था। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच शासक बने। इन्होंने भी महाराज की उपाधि से ही संतोष किया। वास्तविक स्थापना और विस्तार की शुरुआत। गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली मोड़ तब मिला जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। यहीं से साम्राज्य की वास्तविक विस्तार की शुरुआत होती है। गुप्त वंश प्रथम, जो 319 से 335 ईस्वी तक, और यही वास्तविक संस्थापक थे। गुप्त वंश की शुरुआत इन्होंने 319 से 320 ईस्वी में अपने राजा रोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया। फिर महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने सामंती दर्जे से ऊपर उठकर सबसे पहले महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा की भव्य उपाधि धारण की। फिर वैवाहिक नीति अपनाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह से गुप्तों को न केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, बल्कि मगध और उसके आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण भी मजबूत हुआ। फिर साम्राज्य का महाविस्तार, सैन्य अभियान। गुप्त साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार का सबसे बड़ा श्रेय समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, जो 335 से 375 ईस्वी तक इनका शासन रहा, जिसे इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। उनकी विजय यात्राओं की विस्तृत जानकारी उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाई। आर्यावर्त, उत्तर भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं अच्युत, नागसेन, गणपति नाग आदि को पूरी तरह हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति को उन्मूलन कहा गया। फिर उन्होंने दक्षिणापथ का अभियान किया। इन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें अपने राज्य में मिलाने की बजाय उनसे कर लेकर उनका राज्य वापस कर दिया। इस नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा जाता है। फिर उन्होंने 8वीं राज्यों की विजय प्राप्त की। मध्य भारत और बुंदेलखंड के वन क्षेत्रों के राजाओं को अपना दास बना लिया। फिर सीमावर्ती विदेशी राज्यों पर भी इनका वो था। असम, बंगाल, नेपाल और पंजाब के गणराज्यों के साथ साथ उत्तर पश्चिम के कुषाण और सब शासकों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उन्हें उपहार व कर भेजे। फिर अश्वमेध यज्ञ भी आयोजित करवाया। अपनी अभूतपूर्व विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया और सिक्के जारी किए। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो 375 से 415 तक इनका शासन था। समुद्रगुप्त के बाद उनके योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को और सुदृढ़ और विस्तृत किया। इन्होंने शकों का उन्मूलन किया, पश्चिम भारत में विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि पश्चिम भारत, गुजरात, मालवा या सौराष्ट्र के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को हराना था। शकों को हराने के बाद इन्होंने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर वैवाहिक गठबंधन भी किए। इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वाकाटक राजावंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया। जब रुद्रसेन की असमय मृत्यु हो गई तो प्रभावती के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक साम्राज्य पर भी अपना नियंत्रण रखा। फिर सांस्कृतिक विस्तार भी करवाए। इसके समय गुप्त साम्राज्य कला, साहित्य, विज्ञान के चरम तक पहुंच गया था। इनके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास, बराहमिहिर आदि शामिल थे। फिर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और बाद का विस्तार कुमारगुप्त प्रथम ने किया, 415 से 455 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में शांति और समृद्धि बनी रही। इन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हालांकि इनके शासनकाल के अंतिम दिनों में हुणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। फिर स्कंदगुप्त आए, जिसका शासन था 455 से 467 ईस्वी तक। ये गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। इन्होंने बर्बर हुणों के आक्रमण को बुरी तरह विफल कर दिया, देश की रक्षा की, जिसका उल्लेख बेतरी स्तंभ लेख में मिलता है। फिर गुप्त साम्राज्य के विस्तार का नक्शा। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गुप्त साम्राज्य अपने चरम रूप में इस प्रकार फैला हुआ था, जैसे उत्तर हिमालय की तलहटी तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक सीधे नियंत्रण में और सुदूर दक्षिण के राज्य करदाता थे। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी असम, बंगाल तक, पश्चिम में अरब सागर, जहाँ गुजरात, मालवा आदि शामिल होते। इस प्रकार एक छोटे से राज्य को शुरू होकर गुप्त वंश ने अपनी कुशल वैवाहिक नीतियाँ, पराक्रमी सैन्य अभियानों और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के बल पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज्य किया। सो थैंक यू सो मच गाइज। हमने गुप्त वंश का पूरा आपको विस्तार, उसका स्वरूप हमने पढ़ा दिया। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारे MPPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वह ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।